कब कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में चला गया तो एलिमेंट हो गया डी ब्लॉक। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कब कहेंगे? सिंपल भाषा में ट्रांजिशन मेटल का मतलब है कि जो डी सबशेल है ये इनकम्प्लीट होनी चाहिए। डी सबशेल शुड इनकम्प्लीट, चाहे बुक्स में लिखा है लास्ट 2 शेल्स शुड बी इनकम्प्लीट, लेकिन लास्ट 2 शेल को आप छोड़ो, आप खाली इतना ध्यान रखो डी सबशेल शुड बी इनकम्प्लीट। लेकिन 2 जगह है, कहा? या तो ग्राउंड स्टेट में, मतलब सिंपल आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा और डी सबशेल इनकम्प्लीट दिख जाएगी, या फिर एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी सबशेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये एलिमेंट कहलाएगा ट्रांजिशन मेटल। मतलब क्या है? फिर से देखो, मैंने स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? आर्गन 3d1, या आर्गन के बाद मैंने पहले लिख दिया है 4s2 3d1, ये स्कैंडियम होता है। तो बेटा यहाँ पे डी सबशेल इनकम्प्लीट है। ठीक है, डी सबशेल इनकम्प्लीट है, ट्रांजिशन मेटल हो गया। और ये डी ब्लॉक भी है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक भी है, तो स्कैंडियम डी ब्लॉक भी है, ट्रांजिशन मेटल भी है। अब बात कर रहे हैं हम जिंक की। जिंक का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आर्गन, आर्गन मतलब एक इनर्ट गैस है, एटॉमिक नंबर 18 तक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना नहीं। इसके बाद 4s2 में 20 हुआ और 3d10 में 30 हो गया। भैया आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आया? डी में आया। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया, चलो भाई डी ब्लॉक हो गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आया, डी ब्लॉक हो गया। क्या डी इनकम्प्लीट है? ना, डी तो भरा हुआ है। अच्छा, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। जिंक एग्जिस्ट ओनली इन +2, और जैसे ही इसका +2 बनाया तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ध्यान रखना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकालने हैं। तो ये हो गया बच्चों 3d10, अब भी इनकम्प्लीट नहीं है। तो ये जो जिंक है ये डी ब्लॉक तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिशन मेटल? क्योंकि ट्रांजिशन की डेफिनेशन थी डी को इनकम्प्लीट होना चाहिए या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ डी हमेशा कंप्लीट है, कभी इनकम्प्लीट है ही नहीं, और इसीलिए ये ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक है। समझ में आया? तो क्या डेफिनेशन बन गई? ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक या ऑल डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन? ध्यान से देखो, ये डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स, जो भी ट्रांजिशन है, बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, वो डी ब्लॉक के, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये वाला जो ग्रुप है, इसको हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन जैसे हैं उनके साथ में रखे गए हैं, सूडो ट्रांजिशन कह देते हैं। और इनको वॉलेटाइल मेटल्स भी कहते हैं। वॉलेटाइल समझते होंगे, जो अपने आप उड़ सकते हैं, भाप में चेंज हो जाएंगे इजीली, which can easily vaporize volatile metal। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी वॉलेटाइल है। देखो कैसे, आयरन मालूम है आपको डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, आपको मालूम ही है, हार्ड होता है, ये उड़ जाते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक या ट्रांजिशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उससे कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। ये ट्रांजिशन जैसे नहीं है। ये अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांजिशन की क्या क्या होती है। ट्रांजिशन वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये भाई साहब नहीं शो करते वेरिएबल वैलेंसी, इनकी वैलेंसी सिर्फ 2 है, तो ट्रांजिशन से अलग हो गए। ट्रांजिशन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका इतना लो होता है कि ये उड़ भी सकते हैं, ये वॉलेटाइल होते हैं। ट्रांजिशन अधिकतर कलर्ड होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन से बहुत ज्यादा मैच नहीं करते। तो आप इसलिए इनको क्या कह सकते हैं? सूडो ट्रांजिशन। तो बच्चों पहली हेडिंग में किसी को डाउट कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में क्या अंतर है? आई होप सो सारे बच्चों को समझ में आ गया हो कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन में क्या अंतर है। वेरी गुड, डन, आप लोगों को भी क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला पॉइंट है डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d1-10 ns1-2। ये डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, n-1 d1-10 और ns1-2। क्या मतलब है इसका? जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसे n कह दिया, बाहर वाली शेल को, तो बाहर से पिछली शेल उसमें से एक कम कर दिया, n-1 हो गया।
बाहर वाली शेल के एस में वैसे तो 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन याद अगर आ रहा हो कॉपर और क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन कर देते थे इसे फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड करने के लिए। तो डी में 1 से लेके 10 तक कुछ भी होंगे, लेकिन पिछली शेल में और आखिरी वाली शेल में, ठीक है, आखिरी वाली शेल में 1 या 2 ऐसे। क्लियर? अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1। तो कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में डी में 10 है, यानी डी पूरा भरा हुआ है। तो अगर इसमें डी पूरा भरा हुआ है तो ये कैसे भैया ट्रांजिशन, कॉपर क्यों है ट्रांजिशन, आया समझ में? तो इसका आंसर क्या है कि भैया ट्रांजिशन की डेफिनेशन थी कि किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी खाली हो या डी अनपेयर हो, फुलफिल ना हो, तो कॉपर का ना +2 एग्जिस्ट करता है और +2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें ये डी में 9 है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी है। समझ में आया? और इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल हो गया। तो ट्रांजिशन होने के लिए या तो ग्राउंड स्टेट में डी में अनपेयर हो या फिर किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन क्या बना कि जिंक में 3d10 था, ठीक है, जिंक में भी 3d10 था तो वो ट्रांजिशन नहीं था। कॉपर में 3d10 है, वो ट्रांजिशन है। क्यों? तो जिंक में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी नहीं थी जिसमें जिंक में 3d9 होता, जबकि कॉपर की +2 स्टेबल है, उसमें 3d9 होता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा। कैडमियम पहला मेंबर है, 21 से लेकर 30 तक याद करने। कैडमियम है, फिर टाइटेनियम या टिटेनियम व्हाटएवर, फिर कैडमियम, टेरिडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आगे बढ़ेंगे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कैडमियम में होता है यहाँ लास्ट में 3d1, ऑब्वियसली 4s2 और एक पीछे इनर्ट गैस आर्गन। यहाँ है 3d2, यहाँ है 3d3 और सब में है 4s2। बस याद रखना है कि जैसे ही क्रोमियम आएगा तो 3d5 हो जाएगा और 4s2, सॉरी 4s1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो गया जिससे हाफ फिल्ड हो जाएगा और हाफ फिल्ड स्टेबल होगा। तो 3d4 शो नहीं करते, 3d5 करते हैं। तो 11th का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं आएगा आपके यहाँ कि क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद फिर 3d5 आएगा और 4s2 आएगा और इसके बाद से 3d6, फिर 3d7, 8, 9, 10। लेकिन जो फोकस करना है वो इस बात पे, यहाँ पे डी में अनपेयर कितने हैं। तो बेटा यहाँ डी में अनपेयर 1 है, इसमें डी में अनपेयर कितने हैं, 2 है, इसमें डी में अनपेयर कितने हैं, 3 है, फिर डी में अनपेयर 5 अनपेयर है और एक आगे एस में भी है, और फिर डी में 5 अनपेयर है मैग्नीज में भी, लेकिन एस वाला पेयर हो चुका है। और फिर आयरन में, बेटा आयरन में अगर आपको दिख गया हो तो इसमें 4 अनपेयर रह गए। तो इस चैप्टर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन को शुरू से फोकस करना है। अब बताओ, जैसे ही अगला एटॉमिक नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा? अगला एटॉमिक नंबर आयरन का कोबाल्ट जो कि 27 होगा, तो 3d7 हो जाएगा। तो जिसको समझ में आ रहा है कि 3d5 के बाद पेयरिंग शुरू हो गई, तो भैया 6 में एक अनपेयर हुआ, फिर एक और हो गया, तो 3 ही अनपेयर रह गए। तो ये अनपेयर 3 ही रह गए और इसके बाद 2 रह जाएंगे, फिर 1 रह जाएगा, फिर 1 भी नहीं होगा। दैट मीन्स अगर समझ में आया हो तो ये कहना चाहता हूं, क्या कह रहा हूं, पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अप टू मिड और उसके बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन फिर किनारे आते आते कम हो जाएंगे। ये पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल में ये डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा होंगे और दोनों किनारों पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इस पे कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि डी ब्लॉक में ये वाली प्रॉपर्टी बीच वालों में ज्यादा है, किनारों वालों में कम है, क्यों? तो उसका सिंपल आंसर है, जो प्रॉपर्टी बीच वालों में ज्यादा है और किनारों में कम है, उसका रीजन एक ही है कि हम कहेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा है, किनारों में कम। फॉर एग्जाम्पल कौन सी प्रॉपर्टी के लिए वो कहेंगे? जैसे उन्होंने कहा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वह बीच वाले तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक शो करता है, लेकिन इधर किनारे आते आते या इधर किनारे आते आते ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी कम हो जाती है। काहे? यहाँ कैडमियम खाली +3 शो करता है, वहां जिंक खाली +2 करता है, कॉपर खाली
खाली +1 +2, तो उसका आंसर है भाई अनपेयर, सॉरी यहाँ आंसर है कि मिड वालों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा। उन्होंने कहा मैग्नेटिक मोमेंट किनारे वाले पैरामैग्नेटिक कम होते हैं, बीच वाले हाईली पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक भी हो जाते हैं। क्यों भैया? पैरामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही आता है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इधर उधर कम है, बीच में ज्यादा है। सेम कलर, तो ठीक है, तो बीच वाले ज्यादा कलर दिखेंगे, वैरायटी ऑफ कलर दिखा सकते हैं, शो ज्यादा हो सकता है उसमें, लेकिन किनारों में। बोलो क्लियर है? तो इसको स्टार्टिंग से अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो कलर वाली प्रॉपर्टी या अनपेयर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वो मिड में मैक्सिमम होगी और दोनों एंड्स पे क्या होगी? कम। बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्लियर है? अब पूछो। वो अभी आएगा, अभी डिटेल आएगी, ठीक है, कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और फेरो क्या है। फेरो तो हमारे कोर्स में अभी नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में था और सॉलिड स्टेट में भी इस साल हटा दिया उन्होंने, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो आंसर सुन लो बेटा, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना। जैसे आयरन में अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक है। अब इसी आयरन को परमानेंट मैग्नेट में चेंज कर दो। बेटा परमानेंट मैग्नेट में कैसे चेंज करोगे? तो आपने फिजिक्स में शायद पढ़ रखा हो कि अगर परमानेंट मैग्नेट को देखते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस रहती है, अपने अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। यानी एक बार वो मैग्नेटाइज हो गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक परमानेंट डाइपोल या डोमेन बनने की वजह से इसके अंदर ही रोटेट करती है, जिसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। जो आप मैग्नेट देखते हो, उस मैग्नेट में आप बाहर से थोड़ी कोई चीज पास कर रहे हो कि वो मैग्नेट हो जाए, वो बन गया एक बार तो मैग्नेट बन गया। तो वो आयरन का पार्टिकल जो मैग्नेट में चेंज हो गया है वो फेरोमैग्नेटिक है, जिसमें डोमेन्स बन गए, डोमेन्स प्रॉपर अरेंज हो गए और वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा, वो फेरोमैग्नेटिक हो गया। और वो आयरन का पार्टिकल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, अनपेयर तो उसमें भी है लेकिन मैग्नेटिक नहीं है, तो टेम्परेरी मैग्नेट जिसे कह सकते हो कि आपने वायर ली और उसको सेल से कनेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट तो बन गया। तो वो जो है सोलेनाइड या टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो पैरामैग्नेटिक का है। और वो टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक टूट के पैरामैग्नेटिक में चले जाते हैं उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, लेकिन कोर्स में नहीं है तो नहीं आएगा। तो यहां तक कोई डाउट है? कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? तो दो हेडिंग हो गई हमारी। एक हेडिंग हो गई हमारी ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक में अंतर, और दूसरा हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अब पहले मैं कुछ वो पॉइंट बता रहा हूं जो मिनटों में हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे तुरंत, बहुत इजी वाले पॉइंट, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का एक कैरेक्टर है साइज, कहां बढ़ता है कहां घटता है, क्योंकि बिना साइज के आगे की प्रॉपर्टी बताना मुश्किल होगा, इसलिए पहले साइज बता देता हूं। तो बेटा डी ब्लॉक में एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है? तो ये रही डी ब्लॉक की 3D सीरीज का साइज, लगभग 3D सीरीज का साइज ऐसे है। फिर 4D सीरीज का साइज, भैया 3D से 4D तो बड़ा होगा ही होगा। काहे बड़ा होगा? शेल ज्यादा है, शेल ज्यादा तो साइज बढ़ेगा। जब भी शेल्स बढ़ती हैं तो नई शेल्स थोड़ी दूर पे होती है। 5D यहाँ से शुरू होता है, लेकिन 5D और 4D का साइज लगभग बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 3D से 4D बड़ा है, 4D और 5D बराबर क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे 5D में आप पढ़ेंगे एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो जाता है, एफ ब्लॉक आ जाता है, और जहां भी एफ ब्लॉक होंगे, ठीक है, जहां भी एफ ब्लॉक आ जाएंगे वहां एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम की चीज आएगी, पुअर स्क्रीनिंग आएगी। और ड्यू टू, अभी तो आप सिर्फ इतना याद रखें, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसलिए 5D और 4D का साइज बराबर है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ। तो ये दो सेंटेंस बहुत बारी आने वाले हैं आगे तक, तो जितनी जल्दी हो याद कर लीजिए। क्या? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबशेल। और ऐसे ही डी में भी पुअर स्क्रीनिंग होती है, डी सबशेल में भी पुअर स्क्रीनिंग, लेकिन इतनी ज्यादा पुअर नहीं होती कि स्पेशल कोई नाम देना पड़े, ठीक है। वो पुअर स्क्रीनिंग वहां पे भी है। मतलब क्या, एक बार फिर समझो, किसी और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। बेटा जैसे अगर आपको याद हो स्पेक्ट्रम वर्ड 11th में पढ़ाया गया, एक्सरे स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा कि कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है यहाँ पे, और इधर आते आते कौन से हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, ये स्पेक्ट्रम। तो भैया इनमें अंतर क्या था?
वेवलेंथ अलग थी, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कैरेक्टर बदल जाता है, नया कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए उसे अलग नाम देना पड़ता है। खाली वेवलेंथ तो बदल रही थी, लेकिन वेवलेंथ बदलने से क्या बदल रहा था, कैरेक्टर बदल रहा था। तो यहाँ पे एक विजिबल रीजन आया था, विजिबल रीजन में विब्योर आया था, कलर भी चेंज हो रहे थे, तो वेवलेंथ बदलने से कलर तक चेंज हो रहे थे। तो भैया वेवलेंथ बदली, कलर भी चेंज हो गए, विजिबल रीजन आ गया, कलर दिख गए, लेकिन इधर और इधर तो कोई कलर थे नहीं। तो वहां वेवलेंथ बदलने में नाम क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बदल रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज बदल रही थी, हैबिट्स बदल रही थी, इसलिए उनको हमें अलग अलग नाम देना पड़ा। बोलो क्लियर है। अब यही चीज यहाँ पे समझिए कि डी ब्लॉक में भी स्क्रीनिंग है, एफ ब्लॉक में भी पुअर स्क्रीनिंग है, लेकिन हमें जहां इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है वहां एक स्पेशल नाम देना पड़ता है। तो डी ब्लॉक वाले को हमने कभी नहीं कहा कि यहाँ ट्रांजिशन कंट्रैक्शन या ऐसा कुछ है, जबकि एफ ब्लॉक में हम वहां वर्ड यूज करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहां प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो 3D 4D 5D में साइज क्लियर है। अब एक बार 3D के साइज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, जरा ध्यान से देखना, यहाँ ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, साइज में इतने का अंतर है, फिर ये तीसरा मेंबर है, साइज, चौथा मेंबर, कुछ समझ में आ रहा है क्या दिखाना चाह रहा हूं? जैसे जैसे आगे जा रहे हैं दो मेंबर के बीच का डिफरेंस कम होता है, अल्टीमेटली ये बराबर हो गया आयरन, कोबाल्ट और निकेल के लिए लगभग बराबर हो गया, और फिर कॉपर और जिंक में ये साइज बढ़ भी गया। तो ये जो आया ओवरऑल इसका डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट, तो ये देखा गया कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है साइज, यहां से लेके यहां तक जब साइज को देखा गया तो थोड़ा 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 अंतर है, बहुत रिमार्केबल चेंज नहीं है। जैसे ये है सोडियम, और सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, देखें एक बड़ा अंतर दिखता है, यहाँ और यहाँ और यहाँ एक अंतर ज्यादा दिखता है, जबकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने के बाद कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत साइज घट रहा है, लेकिन ज्यादा कम नहीं हो रहा। बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में साइज में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हैं डी ब्लॉक के कंसेक्यूटिव मेंबर्स में जो डिफरेंस है वो वेरी लेस है, जबकि एस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में हर जगह डिफरेंस ज्यादा, यहाँ बहुत कम। क्यों कम है, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो अंदर वाली शेल है जिसका नाम बी है, उसकी स्क्रीन क्या होती है, पुअर, और पुअर होने की वजह से ये इनको अट्रैक्ट कर लेता है, और इसलिए साइज में बहुत बड़ा अंतर सब में नहीं है, मतलब सब में स्क्रीन है, सब में स्क्रीन पुअर है, और सब में एक जैसा आखिरी के 4s से 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलमोस्ट सब में एक जैसी कंडीशन है, बट स्क्रीन पुअर होने की वजह से साइज में कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं। बोलो क्लियर है। डी ब्लॉक की यहाँ तक की कहानी, साइज क्लियर है। चलिए बेटा, अब हम आते हैं साइज के बाद पहले कुछ इजी पॉइंट्स पे जो आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लें और तुरंत आंसर दे दें, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट हम करेंगे वेरिएबल वैलेंसी। डी ब्लॉक वाले वेरिएबल पहले और इजी करेंगे। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट बनाते हैं या यूज होते हैं एज ए एलॉय। बताओ भैया, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट एलॉय की तरह यूज होते हैं। आपने एलॉय वर्ड सुना है, जैसे ब्रॉन्ज है या ब्रास है, तो कॉपर और जिंक मिला देते हैं तो ब्रास बनता है, या गोल्ड में कॉपर मिलाते हैं, आपको मालूम होगा 24 कैरेट गोल्ड के ऑर्नामेंट नहीं बनते, क्योंकि गोल्ड इज वेरी डक्टाइल मेटल, वो इतना लचीला है कि कहानी गड़बड़ हो जाएगी, स्टेबल उसका डिजाइन नहीं आएगा। तो गोल्ड को स्टेबल करने के लिए उसमें कॉपर मिलाते हैं, वो एलॉय हो गया। तो डी ब्लॉक वाले एलॉय बनाते, क्यों? बाकी एस ब्लॉक वाले नहीं बनाते ज्यादातर, डी ब्लॉक वाले बनाते हैं फ्रीक्वेंटली, क्यों? गलत बात, गलत बात, गलत बात। साइज कम हद हो गई यार, जो पढ़ा रहा हूं उसे रिलेटेड करके तो पढ़ा रहा हूं। एलॉय का मतलब होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन, एक हटा दूसरे ने जगह ले ली। सॉलिड स्टेट आप पढ़ चुके हो, ये इसकी पैकिंग है, मान लो हेक्सागन, तो हेक्सागन पैकिंग जब होगी तो ये ऐसे होगा। इज इट क्लियर? अब मैं कह रहा हूं ये हटा, इसकी जगह दूसरे ने ले ली। जब आसपास एक जैसे होंगे तभी तो जगह ले पाएंगे। एलॉय बनने का कारण होता है दो मेटल या दो एटम के बीच का साइज 10 से 15% आगे पीछे हो, तो वो एलॉय बना सकते हैं।
तो ये फिजिकली एक हटके दूसरा आके जुड़ सकता है। तो क्योंकि इनका ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है, इसलिए ये फ्रीक्वेंटली एलॉय बनाते हैं। और मेटल्स में होती है मेटलिक बॉन्डिंग, और मेटलिक बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन ट्रांसफर कुछ नहीं चाहिए होता, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ कॉपर है और यहाँ एल्यूमिनियम है तो भी मेटलिक बॉन्डिंग बन सकती है, क्योंकि मेटलिक बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में नहीं होती, वो तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके साथ बॉन्डिंग होती है। तो आपको कहना है डी ब्लॉक वाले एलॉय क्यों बनाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्यों एलॉय बनाते हैं? ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, दे कैन रिप्लेस एनी एलिमेंट ऑफ एटम विद द अदर। एक हटा के दूसरा लगाया जा सकता है, इसी को हम कहते हैं एलॉय। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो एलॉय वाला पॉइंट क्लियर है। बेटा आप प्रैक्टिकली सोचो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन किसे रिप्लेस कर देगा? तो जो एक जैसे होंगे वही तो रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में जैसे ये पिरामिड है, पिरामिड देखा, मेरा कहने मतलब है वो मटकी तोड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लड़के पिरामिड जो बनाते हैं, क्या कहते हैं यार इन्हें, याद आ गया? महाराष्ट्र में जो गेम नहीं होता, मटकी लगी तोड़ते हैं तो वो पिरामिड बनाते हैं, इन्हें कुछ कहते हैं व्हाटएवर। हाँ, तो इसमें कम फिर एक रखे। ठीक है, अब लेट सपोज ये जो ऊपर यहाँ जिस बच्चे ने जाना था वो तो 2-3 आए हैं, ठीक है, 2-3 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ जो जैसे नीचे खड़ा होना था वो एक एब्सेंट है। क्या इसको इनसे रिप्लेस कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? क्लियर है? जो इस पिरामिड में सबसे ऊपर आएगा वो हल्के फुल्के छोटे छोटे बच्चे होंगे, या जो नीचे होगा वो एक बहुत हेल्दी प्राणी होगा। तो क्या ये दोनों रिप्लेसेबल है? नहीं, ये अगर रख दिया तो मर जाएगा बेचारा, मटकी तो फूटेगी नहीं, ये फूट जाएंगे। इज इट क्लियर? तो वर्ड क्या है, रिप्लेस कौन हो सकता है? सेम साइज वाले, और रिप्लेस हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो दैट इज एलॉय। एलॉय इसी को, पहला पॉइंट क्लियर। अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग इसमें जो है एलॉय, बेटा आई होप सो, वैसे तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो चाहें तो आप खाली लेक्चर एंजॉय करें, नहीं तो थोड़ा बहुत लिखते भी रहें, क्योंकि जब आप अपना पेन चलाते हैं ना तो आपके दिमाग में इमेज भी बनती है ना, और कम से कम पेन पकड़ने की आदत भी होती है। देखो एक दूसरे के पेन ही गिरे पड़े हैं उनके, तो बोले पेन, अच्छा। तो आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, और अगर आपने अभी से ये आदत डाल दी तो शायद आपको आगे अगर किसी अच्छे कॉलेजेस में जाओगे तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आईआईटी का हो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी बड़े लेवल का मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ टीचर्स नहीं होते, लेक्चरर्स होते हैं। वो प्रोफेसर या लेक्चरर्स आके अपना लेक्चर डिलीवर करते हो, निकल, वो आपको डिक्टेशन नहीं। तो ये वही चीज चल रहा है, हम लेक्चर दे रहे हैं, आप लेक्चर में आप चीजें निकालो, आपने पहले में क्या पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा। ठीक है, जैसे हमने आज पहली हेडिंग क्या पढ़ी, दिमाग में जोर डालो, उसका एक आध पॉइंट लिखो, उसमें सेंट्रल आइडिया क्या था वो लिखो। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, जैसे आज हमने पहले ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक में डिफरेंस पढ़ा, दोनों की डेफिनेशन क्या थी और दोनों के एग्जाम्पल क्या थे। फिर हमने पढ़ा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बातें, कहाँ अनपेयर ज्यादा है कम है, और उसके एग्जाम्पल पढ़े, उसके रिलेशन क्या क्या था। फिर हमने क्या पढ़ा, साइज। फिर उसमें क्या क्या पढ़ा कि 3D 4D 5D पढ़ा, 3D के अंदर पढ़ा, एक ग्राफ पढ़ा, ये हुआ। फिर हमने पढ़ रहे जा रहे हैं वेरिएबल, सॉरी एलॉयज। तो एलॉयज में क्या पढ़ा, जिनका साइज एक जैसा, साइज पढ़ा तो साइज से रिलेटेड एलॉयज है, तो एलॉय पढ़। समझ में आ रहा है? और ऑब्वियसली यही जब हम रेगुलर बैच में पढ़ते हैं तो हम एक हेडिंग पढ़ाते हैं, फिर डिक्टेट कराते हैं, फिर अगली हेडिंग पढ़ाते हैं, फिर कॉपी के लिए बोलते हैं। अब हम कॉपी में डिक्टेट नहीं कराते, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा ना। तो इतना अगर आप लिख लोगे, उसके बाद ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहोगे वो देखोगे और नोट्स पढ़ोगे। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, मैंने उनसे कह ही दिया था कि पहले वाले बच्चों से फोटोस्टेट करा लीजिए, नहीं करा पाए कोचिंग आ जाना, मैं आपको फोटोस्टेट करवा के दे दूंगा, जिससे कि आपके पास नोट्स होंगे, आप इजीली कर लो। ठीक है, चलिए तीनों हेडिंग क्लियर। अगली हेडिंग है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, तो डी ब्लॉक में क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, भाई एस ब्लॉक वाले तो वेरिएबल नहीं शो करते थे, इनमें कौन सी खुजली है, क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं? कोई ना कोई खुजली तो है ना, कोई ना कोई परेशानी है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट से काम नहीं चल रहा, वेरिएबल कर रहे हैं, क्या परेशानी? नहीं, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एस एंड डी सबशेल। रीजन क्या है?
बेटा इसमें रीजन है ये जो NS यानी आउटर वाला S सबशेल है और ये उससे पिछला वाला मैंने आगे लिख दिया, उसके ऊपर N-1D, ये दोनों के दोनों वैलेंसी में टेक पार्ट कर रहे हैं। कोई एक वैलेंसी में टेक पार्ट नहीं कर रहा, दोनों कर रहे हैं। काहे दोनों कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी गैप कम है और इसमें अनपेयर है। भैया जो अनपेयर है वो अनस्टेबल है, वो पेयर होना चाहता है। तो ये एक एनर्जी गैप का पॉइंट है और दूसरा ये अनपेयर का पॉइंट है। और ये भी याद रखना है, इसके तो दोनों या जो भी है वो पूरे पूरे ऑल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, इसके सिर्फ अनपेयर इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट। इसके पूरे दो हैं तो दोनों टेक पार्ट करते हैं, इसके सिर्फ अनपेयर। और क्योंकि अनपेयर बीच में ज्यादा है, दोनों किनारों में कम है, इसलिए बीच वाले वेरिएबल वैलेंसी ज्यादा शो करते हैं। बोलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट ये आया, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज या ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका आंसर होगा इन ट्रांजिशन मेटल बोथ आउटर मोस्ट एंड द पेनल्टीमेट शेल टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी गैप। आउटर मोस्ट और उससे पहला वाला पेनल्टीमेट कहलाता है आउटर मोस्ट अल्टीमेट, उससे पहला वाला पेनल्टीमेट, बोथ टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग ड्यू टू लेस एनर्जी गैप and B subshell has unpaired electron। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि भैया अनपेयर इलेक्ट्रॉन या ये कहें वेरिएबल वैलेंसी किसकी क्या है। ठीक है, तो ये देखें बेटा, ये अगला क्वेश्चन है, कैंडियम, टिटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये सारे एलिमेंट के नाम है। कैंडियम में सिर्फ एक ही वैलेंसी है 3 और कोई नहीं, कैंडियम वेरिएबल नहीं शो करता। तो क्वेश्चन अभी आएगा क्यों। और टाइटेनियम 2 और 3 करता है, वेनेडियम 2, 3, 4 करता है, क्रोमियम 2, 3, सॉरी ये 2, 3, 4 भी हुआ ना, अभी तो ये 5 आएगा, सॉरी ये 4 तक आएगा, ये 5 तक आएगा, 4, 5, 6 और ये 7 तक आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक अनपेयर बढ़ रहे हैं इसलिए, फिर ये कम होते जाएंगे, ये खाली 2 शो करेगा, ये 1 एंड 2, ये 1 तो अकेला यही शो करता और कोई करता ही नहीं, 2, 3, 4 जो भी आ सकता है, 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 एंड 4। ठीक है, तो ये वैलेंसी का एक चार्ट आएगा। अब पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि एस ब्लॉक या पी ब्लॉक वाले भी वेरिएबल शो करते हैं, अगर आपको याद हो, जैसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1357 होती है, सल्फर की 246 होती है, या थैलियम में Cl+1+3 होती है, ऐसे है ना, या कार्बन के नीचे ग्रुप में अगर आ जाएं तो टिन और लेड है, तो लेड में +2+4 है, और बिस्मथ में +3+5 है। तो हम मेटल को कंपेयर करें, ये तो नॉन मेटल हो गया। तो वो कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी है और जो डी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी है, उसमें क्या अंतर है। तो बच्चा बताना चाहेगा क्या अंतर है। ध्यान से देखो, अगर आपको दिख जाए कि पी ब्लॉक की वेरिएबल वैलेंसी में 2 का अंतर था, लगातार 2 वैलेंसी में पेयर का अंतर आ रहा है पूरे, जबकि डी ब्लॉक की वेरिएबल वैलेंसी कंसेक्यूटिव चल रही है, लगातार चल रही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ अल्टरनेट था, एक अंतर। दूसरा अंतर ये है, पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है इससे, जबकि यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल या मोर स्टेबल देन लोअर। तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्या अंतर आ गया, पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जबकि डी ब्लॉक में हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। और पी ब्लॉक में डिफरेंस बिटवीन 2 वैलेंसी इज 2, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 पेयर, और डी ब्लॉक में कंसेक्यूटिव है, लगातार है, देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 कह लीजिए, या द नेबरिंग वैलेंसीज आर कंसेक्यूटिव, नेक्स्ट नंबर इसी होता है। बोलो क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन ये आया, भैया स्कैंडियम क्यों नहीं शो करता 2, बाकी सब शो कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बेटा स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d1 4s2। सभी बच्चों को याद होगा, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाला जाता है जब बाहर वाली शेल से, तो पहले ये निकाला, और एनर्जी गैप इतना कम है कि ये इलेक्ट्रॉन तुरंत अपने आप निकल जाता है। क्यों?
क्योंकि इसके पीछे एक इनर्ट गैस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल गया तो इनर्ट गैस आर्गन बन जाएगी। तो आंसर लिखेंगे एज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन इनर्ट गैस इज अचीव्ड। तो यहाँ एक ही वैलेंसी क्यों है, मतलब खाली 3 वैलेंसी क्यों है और कोई नंबर क्यों नहीं है, 2 एंड 3 दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद थर्ड वाले की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलते ही एक इनर्ट गैस या मोस्ट स्टेबल बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट? ये हेडिंग क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन बताओ भैया, कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते? कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते? स्कैंडियम और जिंक। आंसर है स्कैंडियम या इस ग्रुप के सारे। ये आंसर गलत है, जिंक गलत है। क्वेश्चन था कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल, जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है बेटा अनुभूति, ये ट्रांजिशन नहीं है। मैंने पूछा कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन में तो अकेला ये या इस ग्रुप का कोई और नाम ले सकते थे। अगर मैं पूछता कौन कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये दोनों आते क्योंकि ये दोनों डी ब्लॉक थे। तो जिंक का नाम जरा ध्यान से यूज करेंगे, ये ट्रांजिशन मेटल में नहीं होगा, डी ब्लॉक में यूज। बोलो भैया वेरिएबल वैलेंसी तक क्लियर है? ठीक है, तो कल इसके आगे हम खत्म कर लेंगे। डी ब्लॉक को आप कल पढ़ के आएंगे जितना आज पढ़ाया है, और ऑब्वियसली क्लास की कॉपी पढ़ के आइएगा, जिससे कि या थोड़ा डी ब्लॉक खुद पढ़ के आइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, हैव ए